मेरे सहयोगी हैं यूसुफ अंसारी। जो एमएलसी चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं, और खुश क्या मतलब कहेंगे हिंदी में हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन मोटी बात यह है कि बाकी लोगों की परफॉर्मेंस का क्या हुआ? नहीं, शर्मनाक है कार्तिका। भी आप कहने से पहले मतलब मैं सपा बात कर रहा का था, ये हुआ क्या? सपा तो सफा हो गई है, एकदम सफाचक। मतलब आजमगढ़ में जहां विधानसभा की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती, अभी 1 महीना पहले विधानसभा का नतीजा आए हैं, वहाँ का जिला पंचायत का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है। वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को महज 364 वोट मिले हैं। ज़मानत जब्त उनकी हो गई विधान परिषद के चुनाव में। मतलब समाजवादी पार्टी ने इतने ईजी ले लिया इस विधान परिषद के चुनाव को कि उनके 6 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल करने के बाद नाम वापसी वाले दिन वापस ले लिया, और अखिलेश यादव ने किसी से कारण तक नहीं पूछा भाई क्यों आपने वापस ले लिया। ये सीधे सीधे पार्टी के आदेश की अवहेलना है, पार्टी अनुशासन के खिलाफ है कि पार्टी आप पे भरोसा। अगर मुझे एक चीज़ मोटी बात बताइए, जैसे हम बताएं 16 सीटें बीजेपी ने जीती, 9 पर निर्विरोध विजय मिली है, 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते और जेएसडीएल को 1 सीट मिली। उमेश, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर ये चुनाव सपा ठीक से लड़ती तो कितनी सीटें उसे मिलती? लगता है उमेश हमारे साथ नहीं है। यूसुफ, अगर ये सीटें, अगर हम इन सीट्स को देखें और तमीज़ से अगर सपा चुनाव लड़ती तो कितनी सीट मिलनी चाहिए थी इनको? मेरे ख्याल में 5-6 सीटें समाजवादी पार्टी को उसमें से कम जीतनी चाहिए थी। 5-6 सीटें जीत सकती थी इन 36 में से। बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि देखिए बार बार ये बात होती है कि अब आप दर्शकों को बताएंगे जो एमएलसी होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? देखिए, एमएलसी का इलेक्टोरल कॉलेज, इन जो 36 का चुनाव हुआ है ये थे स्थानीय निकाय और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, बीडीसी के, मतलब जिला पंचायत से रिलेटेड जो भी चुनाव प्रतिनिधि है, चाहे वो ग्राम प्रधान है, बीडीसी का सदस्य है, या जिला पंचायत का सदस्य है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद, ये सभी इसमें वोट डालते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब लोग चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। तो अब बीजेपी चूँकि सत्ता में, एक खास बात यह है कि जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगरीय स्थानीय निकाय, यानी नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्योंकि लोगों को बताना जरूरी है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कैसे किया। ये बिल्कुल वैसे ही ना, राज्यसभा को चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें तो मैनेजमेंट काम आता है। तो जो नगर के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चेयरमैन है नगर पालिका के या मेयर है, ये चुनाव पार्टी सिंबल पे होता है। तो जहाँ पार्टी सिंबल पे चुनाव होता है वहाँ पार्टी का अनुशासन उन पर लागू होता है। पार्टी उन्हें आदेश कर सकती है कि कोई ने वोट देना है। यहाँ व्हिप नहीं होता इसमें जारी। विधान परिषद, उसमें जो विधान परिषद में अंदर चुनाव होते हैं वहाँ व्हिप जारी होता है, राज्यसभा में व्हिप जारी होता है, इनमें नहीं जारी होता। लेकिन एक माना जाता है भाई जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसी पार्टी को वोट देगा। लेकिन जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ये पार्टी सिंबल पे नहीं होता है। पार्टी से जुड़े हुए लोग लड़ते हैं। पार्टी जहां मुनासिब समझती है वहां उम्मीदवार को समर्थन देती है। जहां उसे लगता है कि भाई हमारी ही पार्टी के 4 लोग मैदान में हैं, तो पार्टी वहां किसी एक आदमी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाने से कतराती है, क्योंकि वो एक को अपना अधिकृत प्रत्याशी ऐलान करके बाकी 3 की नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहती है। तो ये यहाँ पर क्या कि समाजवादी पार्टी, जैसे जिला पंचायत आजमगढ़ की अगर हम बात करें, आजमगढ़ में जिला पंचायत का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, तो वहाँ इसका मतलब उनका बहुमत है। तो कम से कम वहाँ पर तो वो अपने लोगों को मैनेज कर सकते थे। 364 वोट पे सिमट जाना और वहाँ बीजेपी के एक बागी का जीत जाना। बीजेपी के पिछले एमएलसी थे यशवंत सिंह, उनके बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ाया, वो जीते वहाँ पर और अच्छे खासे मतों से जीते। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी जिसके पास 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष उनका है, वो सिर्फ 364 वोट पा करके अपनी ज़मानत जब्त करा रहे हैं। तो ये एक शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी कहीं से भी ये चुनाव गंभीरता से लड़ती हुई नहीं दिखी है। आप कह रहे हैं कि गंभीरता से इसका क्या मतलब है यूसुफ? नेतृत्व जिम्मेदार है? नेतृत्व जिम्मेदार है, बिल्कुल नेतृत्व जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इन चुनावों को गंभीरता से नहीं लिया। जब चुनाव में ताल ठोकी थी तो उन्हें मैनेज करना चाहिए था। उनके पास इतने लोग पार्टी में हैं अभी कि जो चुनाव को मैनेज करने के लिए वो लगा सकते थे। उन्होंने या तो लगाया नहीं, या जिनको लगाया वो मैदान छोड़ भागे। भाई एक बात बताइए कि 36 में से 6 लोगों का पर्चा वापस, नाम वापस ले लेना क्या बताता है?
दो के पर्चे खारिज हो गए। इनमें वो लोग थे जो पहले विधायक रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कुछ तो सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे लोगों के पर्चे खारिज हो गए। लेकिन यूसुफ, इससे पहले हमारे साथ मेहमान भी बैठे हैं हमारी स्क्रीन पे, उनके पास जाऊं। अगर अखिलेश यादव की जो राजनीतिक परिपक्वता है इतनी हल्की है उनकी, तो पार्टी का भविष्य कैसा है उत्तर प्रदेश में? मुझे पार्टी का भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा फिलहाल नज़र नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के बाद उनका रिएक्शन चुनाव में था और हार के बाद जो उनके अंदर एक कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो एक तरह से अभी तक जो उनके अंदर दिख रही है तो वो एक सकारात्मक चीज़ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो बार बार बोल रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है, वो जो एक चस्पा आरोप चस्पा हो रहा है समाजवादी पार्टी पर, ये उसके खिलाफ जा रहा है। और अखिलेश यादव के बारे में अभी कोई पॉजिटिव वाइब्स प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। जैसे विधान परिषद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद एक बड़ा चुनाव था, 36 सीटों का चुनाव, छोटा चुनाव नहीं होता है, बड़ा चुनाव होता है। और इन चुनाव में अखिलेश यादव को पूरा दमखम लगा कर दिखना चाहिए था। कम से कम सीट नहीं जीतते, कम से कम वोट तो उतने हासिल करते कि एक सम्मानजनक हार मानी जाती। यहाँ पर तो उनके ज़्यादातर प्रत्याशी जो है 200, 300, 400 वोटों में सिमट रहे हैं। अगर 2-3 को छोड़ दिया जाए, कफील खान को मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, 1031 वोट उनको मिले हैं। बिजनौर मुरादाबाद की जो सीट है विधान परिषद की, ये इसमें चूँकि मतदाता बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी इनके उम्मीदवार को करीब 1150 के आसपास वोट मिले हैं, लेकिन 4000 से वो हारे हैं। जीतने वाले को 5000 से ज़्यादा वोट मिले, 5500 के आसपास वोट मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5500 प्लस 1100, तो यानी 6000 के आसपास की पोलिंग हुई है। तो उसका उस हिसाब से अगर आप देखें तो 300-400 वोट मिलना, लखनऊ उन्नाव सीट पर इनके प्रत्याशी को महज 200 वोट शायद मिले हैं, तो बहराइच में करीब 300 वोट मिले हैं। तो ये जो इतने कम वोट मिले हैं, यानी टोटल वोट जो पोल हुआ है, जो टोटल वोट पड़े हैं, उनके लगभग 90% वोट तो बीजेपी के प्रत्याशी ले गए। इसका मतलब योगेश जी, अगर आप ये बात सुन रहे हैं जो यूसुफ कह रहे थे, इसका मोटी मतलब जिसे कहते हैं जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उसके बाद वो घर बैठ गए, किसी भी तरह का उनके पास अब जिसे कह सकते हैं कि आउटरीच नहीं है, दम नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद, यानी इलेक्शन साइकिल खत्म होने के बाद वो काम कर पाए जो संघ और बीजेपी करता है। एक तो होता है ना राजनीति का इलेक्शन का रिदम होता है योगेश जी, और एक होता है जब इलेक्शन नहीं होते तब राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है कि आप मैनेज ही नहीं कर सकते, अपने वोट नहीं मैनेज कर सकते, अपने लोग नहीं मैनेज कर सकते आप। अभी आप देखिए, जब पंचायत चुनाव समाप्त हुए थे तो अखिलेश यादव ने बताया था कि हमारे इतने ब्लॉक प्रमुख जीत गए, इतने जिला पंचायत सदस्य जीत गए, इतने प्रधान जीत गए, और वो ये बताने में लगे रहे। उससे बड़ी बात ये है कि जो अखिलेश यादव के शोरबा लोग थे, जो अखिलेश यादव जिनके दम पर शिवपाल यादव को रिप्लेस करना चाहते थे, जिनके दम पर वो आजम खान को रिप्लेस करना चाहते थे, ऐसे सुनील साजन कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए, ऐसे सन्नी यादव कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए, उदयवीर सिंह कहीं चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, जो गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव जीतने के दूसरे दिन से ही वो अगले अपने लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देते थे। वही प्रैक्टिस उन्होंने विधानसभा के लिए भी किया हुआ है। अभी वो सत्ता लिए, उन्होंने ओथ लिया, ओथ लेने के बाद फिर से वो उत्तर प्रदेश में 2027-2024 के चुनाव की तैयारी वो शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ अखिलेश जी बड़े जोशो खरोश में थे कि साहब हम 50 सीट से हम 125 सीट पर आ गए। उनके अगल बगल के लोगों ने बताया कि अब घबराने की भैया जरूरत नहीं है, 27 में हम आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई इससे तो ठीक कांग्रेस और बसपा थी जिसने अपने कैंडिडेट नहीं दिए। अपनी ये 200-300 वोटों पर अपनी भद्द पिटाने से बेहतर ये रहता कि ये कहते कि साहब ये सत्ता का एक बहाना बनाते कि साहब ये सत्ता का चुनाव है और सत्ता के चुनाव में धन बल बाहुबल और बुलडोजर का उपयोग हो जाएगा, इसलिए हम आराम से उस चुनाव से किक आउट कर जाते। लेकिन एक तरफ
विपक्ष होने का अपना आडंबर भी दिखा रहे हैं कि साहब विपक्ष उत्तर प्रदेश में खड़ी भी है, और दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका भी उत्तर प्रदेश के अंदर वो नहीं अदा कर पा रहे हैं, जो कि काफी शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए काफी शर्मनाक है। और उन मतदाताओं के लिए भी आज हताशा भरा दिन होगा जिन्होंने 125 सीट दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव अदा करेंगे, केवल एसी कमरे के अंदर बैठकर, केवल टेलीविजन पर बैठकर, और समय समय पर वो कभी इस टीवी के पत्रकार को प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा करेंगे, कभी जो है अखबार को प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा करेंगे। केवल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए आपको मुलायम सिंह की तरह, आपको शिवपाल यादव की तरीके से जमीन पर आना होगा और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ताकत पैदा करनी होगी कि वो कार्यकर्ता सत्ता के खिलाफ भी कुछ चुनाव लड़ सके। उमेश, मुझे एक चीज बताइए कि अगर पूरे जोर से अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ते तो कितनी सीट मिलनी चाहिए थी उन्हें? देखिए, कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर इन 36 सीटों का आकलन किया जाए तो 33 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो ये जब बात सही है, जैसा कि यूसुफ जी कह रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द ही ये चुनाव होता है। अगर लेकिन बात की जाए अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव पूरी मंशा से लड़े ही नहीं। जैसा कि कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 9 तारीख को जिस दिन चुनाव हुआ है उसके 3-4 दिन पहले से ही जितने मंत्री थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने बोला कि वो पूरी ताकत से लड़े नहीं। क्या ये मायावती टाइप गलती तो नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव? याद है आपको, बीच बीच में वो कई सारे चुनाव स्किप कर देती थी, कहती थी कि बीएसपी ये चुनाव नहीं लड़ेगी, या ये असेंबली के चुनाव नहीं लड़ेगी, या ये वाले निकाय के चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव ऐसे लड़ती है, उसके बाद कोई चुनाव जैसे लड़ने को हो ही नहीं, उनके जीवन का आखिरी चुनाव हो जैसे। उमेश, बेशक कार्तिकेय, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे प्रधानी का चुनाव है वो सिंबल पर नहीं होता है, लेकिन भाजपा समर्थित लोग वहां से लड़े। और देखिए, उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, ब्लॉक स्तर के चुनाव हो, उन सारे चुनाव, या फिर आप नगर निगम, सिटी बोर्ड, नगर पालिका की बात करें, वहां पर भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों का आकलन बकायदे दिया कि इनको हमारा समर्थन है, ये हमारे सिंबल पर लड़ रहे हैं, या अगर सिंबल नहीं दे सकते हैं वहां पर तो हमारे समर्थन पर लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये एक बात होती है कि पार्टी का किस तरीके से विस्तार करना है। आप जब प्रभावशाली लोग हैं आपके साथ जुड़ेंगे तो आपकी योजनाओं का, आपके विचारों का सीधा सीधा असर आम जनता पर होता है, क्योंकि आम जनता अपने जनप्रतिनिधियों की वजह से ही फायदा मिलता है उनको। लेकिन अखिलेश यादव ये पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि पिछले अगर विधान परिषद चुनाव की बात की जाए तो 36 सीटों पर 33 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार तो दिखाई नहीं पड़े। 2000 मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं उमेश, मैं आपसे, आप वही बात कह रहे हैं, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आपके वर्कर में कॉन्फिडेंस आता है। आप छोटी छोटी जब जीत दर्ज करते हैं तो आपको अपना भविष्य अच्छा दिखता है। जब आप छोटी छोटी जीत दर्ज करते हैं तो आपका सिस्टम मोबिलाइज होता है। भाई जैसे आप और मैं पत्रकार हैं, हर साल हर दिन तो बड़ी स्टोरी नहीं की ना हमने कि रोज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, बहुत बड़ी स्टोरी कर दी। वो महीने में हो जाती है, 6 महीने में होती है, पर रोज एक स्टोरी तो की जाती है, जिसे कहते हैं वर्क इन एक्शन तो होता है। रोज काम तो किया जाता है, दफ्तर तो जाया जाता है, P2C किया जाता है, बाइट ली जाती है, वापस आते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। यहाँ तो भाई साहब मतलब ना पंच इन हो रहा है ना पंच आउट हो रहा है। उमेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, साइकिल अगर चलेगी तो साइकिल मेंटेन रहेगी, साइकिल अगर नहीं चलेगी तो उसके जितने पुर्जे हैं वो अंजर जंजर हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को अखिलेश यादव को समझना चाहिए, जिस मजबूती से चुनाव लड़ना। देखिए, 33 सीटें जरूर पाए थे पिछले विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव में अखिलेश, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी थोड़ी बात की जाए तो अदर पार्टीज भी मजबूती से लड़ी थी। लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव दिखाई नहीं पड़े, उनके बड़े नेता दिखाई नहीं पड़े। 9 तारीख को जब चुनाव हुआ उसके 3-4 दिन पहले जो नई सरकार के मंत्री थे उनको स्पष्ट निर्देश, एक मिनट उमेश आपको रोकूंगा। हमारे संवाददाता अनमोल ने MLC विजेता से बात की है, चुनाव जीते हैं, आइए सुनते हैं।
मेरठ गाजियाबाद सीट में 12 साल बाद चुनाव हुआ और जब चुनाव हुआ तो भाजपा के पक्ष में नतीजे आते हुए दिखे। हमारे साथ मेरठ गाजियाबाद सीट से प्रत्याशी और प्रभावी जीत के उम्मीदवार माने जा रहे धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं। लगभग जीत तय हो चुकी है, घोषणा होनी बाकी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं संगठन के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर कार्यकर्ता मैं नमन करता हूँ। उन्होंने धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर जो काम किया वो श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने पूरा ईमानदारी से और लगन से और रात दिन एक करके काम किया, इसलिए ये जीत ऐतिहासिक जीत है। ये संगठन की और कार्यकर्ताओं की जीत है। कितने वोट अभी तक आपको बताए गए हैं? लगभग अभी सूचना आ रही है कि 310 तो मिल चुके हैं, 2-3 और 4 ऊपर बढ़ सकते हैं। 3710 वोट मिल चुके हैं। अच्छा, 4140 वोट थे उसमें 4140 थे, 3710। इस बीच लगातार विपक्ष ने आप पे हमला बोला, कहा कि आप किसी ना किसी तरीके से वोटर्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, धन बन का प्रयोग कर रहे हैं और बुलडोजर का भी दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये बताइए कि जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, वोटर हमारा, उसको कैसे डरा सकते हो आप? एक प्रधान है, उसे कैसे डरा सकते हो आप? एक सभासद है, उसे कैसे डरा सकते हो? व्यापारी थोड़ी है कि आप उसके 10 जांच बैठा दो। वो चयनित प्रजा से चयनित प्रधान है, पार्षद है, तो उन्हें डराया नहीं जा सकता। ये तो बौखलाहट है, तो उन्हें कुछ कहने को नहीं मिलता। अभी ईवीएम को कहने लगे थे कि भाई वो ईवीएम उठा ली बनारस में, कभी कुछ कहते, कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष से बाद, और विपक्ष खत्म हो जाएगा 5-10 सालों में। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करेगी पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करेगी, विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष खत्म, ये शुभ संकेत है। अभी देखो आप 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम समुदाय का वोट कहाँ गया आपको पता, लेकिन इस 1 महीने बाद ही चुनाव हो रहा है, आपको 95% वोट आपको घर रहा है। ये क्या समझते हो, क्या संकेत नहीं है? बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ था, केवल नाम नहीं लिखा हुआ था कि बैलेट पेपर पे धर्मेंद्र भारद्वाज लिखा हो तो उसके सामने एक लिखना। तो 2024 में इस चुनाव से लगता है मुस्लिम समुदाय का वोट लगभग काफिया में मिले। ये मेरा मानना, मेरी सोच है। और इस चुनाव में मैंने देखा मुस्लिम समुदाय जो सपा की तरफ माना जाता रहा है, उसने 95% वोट करा, तभी तो 3710 भाजपा की तरफ जोड़ता जा रहा है। 3710 वोट तभी तो मिली, उनकी तो 800-900 वोट थी इस चुनाव में। अच्छा, 6 साल अब आपका कार्यकाल रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरीके से सेवाएं दी जाएंगी? जो विकास निधि सरकार से हमें आवंटित होगी वो हर ब्लॉक वाइज, जितने ब्लॉक हमारे चारों जिलों में हैं, नगर निगम है और ब्लॉक हैं, उनमें बराबर एक समान रूप से बांट करके विकास निधि का ईमानदारी से काम किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य कि जो जनप्रतिनिधि आए वो ईमानदार। उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज, जिनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय जो 2024 में एक बड़ी खबर है कि इस चुनाव के बाद से हम मतलब भाजपा की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और 2024 में भाजपा को वोट देकर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार पूरे देश में फिर से प्रज्वलित करेगा। अनमोल शर्मा, TV9। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट्स हैं उस एक एक करके वो जीत रहे हैं। योगेश जी, मैं उमेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बारे में पूछ रहा था। इस तरह के जो नतीजे हैं, जो वर्कर है, क्या वो डिमोरलाइज नहीं होता है? नेतृत्व ही डिमोरलाइज है, अखिलेश यादव ही डिमोरलाइज है। नेतृत्व का, अगर नेतृत्व के अंदर ही ये क्षमता नहीं है कि हम ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं 100-200 वोट पाने के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो ठीक है मायावती ने वो गलती की होगी, लेकिन मायावती अपने वोट परसेंटेज को सुरक्षित करके वो रखी। वो 14% 15% जो उसका बेस वोट है उसको सुरक्षित करके रखी हुई है। अखिलेश यादव के सामने आने वाले वक्त में जो 24 का चुनाव होगा उसमें चुनौती ये है, जिस तरीके से आजम खान उनका साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं और भी लोग बात, कि वो अपने जो उनका 20%, 15-20% जो उनका बेस वोट है वो भी 24 से 27 के बीच में अखिलेश यादव अगर यही करनी रही तो अखिलेश यादव के पास से ये भी हो। आपकी आवाज कट गई योगेश जी। यूसुफ, जब हम इन नतीजों की बात करें
तो उसमें दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। बीजेपी का स्वीप हुआ है, फाइट बैक नहीं हुआ है। ये कारण क्या है कि फाइट बैक नहीं हो पाता है? मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2017 में जब सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हुआ तो स्वीप छत्तीसगढ़ में, लेकिन अमित शाह ने बाकायदा वहाँ कैंपेन की, 20-25 दिन रहे और सबको पता था अमित शाह और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, वो जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं केमिस्ट्री, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ऐसी टक्कर मिली कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो आउटसाइड हेल्प के साथ चल रही है। तो ये फाइट बैक की स्पिरिट क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। या हमारा सिस्टम बिल्कुल वैसे ही हो गया 1960 वाला, एक बड़ी कांग्रेस पार्टी जैसे होती थी और विपक्षी दल अब चुनाव लड़ते थे, फिर बिखर जाते थे और फिर वो पॉलिटिकली इनफेक्टिव हो जाते थे चुनाव के बाद। उसी टाइप का सिस्टम है, बीजेपी ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है और आप चुनाव के बाद पॉलिटिकली इनफेक्टिव हैं। हाँ, ये सिस्टम लगभग उसी तरह का बन गया है कि जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ बतौर फॉर्मेलिटी चुनाव लड़ती थी या चुनाव लड़ती मजबूती से थी, लेकिन उन्हें उसका फल उतना नहीं मिलता था। आज वो स्थिति पलट गई है, बीजेपी कांग्रेस की जगह आ गई है और बाकी दलों की जो हैसियत है वो उस ज़माने के विपक्षी दलों की तरह हो गई है। जो आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, उसमें यही रहा। दरअसल इसमें क्या है कि बीजेपी की एक ख़ास बात यह है कि बीजेपी दूरगामी एक लक्ष्य तय करके चुनाव लड़ती है और मैंने हर चुनाव में देखा है कि कुछ ना कुछ वो नए पॉइंट निकालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने 2016 में खबर की थी कि अमित शाह ने अपने डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट से निकलवाया कि एक ऐसी लिस्ट निकलवाई 138 या कुछ सीटों की, लोकसभा की ऐसी 138 लोकसभा सीटें थी जहां बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। उनका अध्ययन किया गया और उनमें टारगेट रखा गया कि इनमें से हमें कुछ 25 या 50 सीटें कुछ जीतनी है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। और उन सीटों पर जो जीतने वाली स्थिति थी वहाँ केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और उनका एक कार्यक्रम तय किया गया कि साहब इतने दिन आपको वहाँ रहना है। ये इस तरह की तैयारियां बाकी पार्टियों में नहीं दिखती। आपको अगर याद हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी कि हर 2 मंत्री हफ्ते में 1 या 2 दिन कांग्रेस मुख्यालय पर बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान। कितने लोग आके बैठे कार्यालय में? इक्का दुक्का भी कभी कभार आके बैठते थे। तो ये बाकी पार्टियों के और बीजेपी के बीच एक अप्रोच का फ़र्क है। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव होता है और वह अमित शाह प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी दौरान वहाँ एक कार्यक्रम रखा हैदराबाद में जिसके ज़रिए उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज दिया। तो बीजेपी हर मौके को एक पॉलिटिकल मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए, अपने वोट बैंक जो उनका है, जो उनका सपोर्ट है, उसको एक मैसेज देने के लिए और एक कॉमन मैसेज देने के लिए इस्तेमाल करती है। यानी बीजेपी 24 घंटे साल के 364 दिन, 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। बाकी पार्टियां चुनाव के वक्त चुनाव मोड में आती हैं। वो मैंने पिछली बार भी कव्वे और गिलहरी वाली सुनाई थी। तो भारतीय राजनीति में बीजेपी जो है वो गिलहरी बन गई है और बाकी पार्टियां वो कौवा साबित हो रही हैं। जो हरी डाल पर बैठा है, ठंडा पानी पीता है, चुपड़ी रोटी खाता है, कभी कभी बाहर आता है। यूसुफ की बात से सहमत हैं? बीजेपी गिलहरी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की आप उनके पर्सनल जो उनका अटैचमेंट वो भी देखिए। अगर संगठन मंत्री की अगर बात करें, सुनील बंसल जी संगठन मंत्री हैं, आप यकीन नहीं करेंगे वो रात दिन पार्टी दफ्तर में यहाँ पर रहते हैं, उनका सोना भी यही होता है। जो भी पार्टी के नेता वहाँ दिल्ली से भी आते हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी आता है, उनका भोजन यहाँ पार्टी कार्यालय में ही होता है। और आप देखिए, अगर वो कहीं प्रवास भी करते हैं तो अपने किसी कार्यकर्ता के यहाँ करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं तो किसी कार्यकर्ता के यहाँ करते हैं, अगर रात का डिनर भी करते हैं किसी बस्ती में जाकर करते हैं। यानी कि जो डेली की एक्टिविटी है उसमें भी पॉलिटिकल एक्सरसाइज उनकी रहती है। यानी कहा जाए कि सोते उठते खाते पीते वो इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब आप क्या है कि आप अपने घर से निकले और पार्टी ऑफिस आ गए, पार्टी ऑफिस में ताला बंद हो गया, आपसे कोई नेता नहीं मिल सकता, कोई कार्यकर्ता नहीं मिल सकता है, साथ में चाय पीने के बाद बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वहीं आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, वो सहभोज करते हैं, वो वाल्मीकि समाज के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सहभोज करते हैं, वो पसमंदा समाज में जाते हैं, वहाँ के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, वो छोटी छोटी जयंती मनाते हैं, वो छोटे छोटे जो त्योहार हैं उनको बहुत प्रभावशाली तरीके से मनाते हैं। प्रकोष्ठ आप देखिए कितने उनके यहाँ पर प्रकोष्ठ हैं। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से उन्होंने सब कैटेगराइज कर रखा है।
ऊपर से लेकर के नीचे तक का, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के गांव के बीच में जाकर के आप उनके यहाँ अन्वेषक भी होते हैं, आप सोच सकते हैं उनके यहाँ अन्वेषक भी होते हैं। वो कि जो अगर कोई आदमी समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का या कांग्रेस का कार्यकर्ता है लेकिन उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उस अन्वेषक उसको मिल करके उससे बातचीत करता है, कन्विंस करता है और उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाता है। यही नहीं, जब कोविड काल का दौरान था, उस दौरान इनके लोग जाकर के जनता के बीच में लोगों से मिलते थे तो बाकायदे जिस तरीके का सिस्टम था, 5 लोग जाएं या 10 लोग जाएं, जाकर के सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर, जो बीजेपी का सोशल मीडिया का जो सेंटर है वहां पर बाकायदे भेजते थे कि आज हमने इतने लोगों से मुलाकात की। तो आप देखिए ना, इनके यहाँ हर स्टेप पर अप्रेजल होता है, और जब हर स्टेप पर अप्रेजल होता है तो उसका फर्क सीधी सी बात है पार्टी पे दिखाई पड़ेगा और सरकार में दिखाई पड़ेगा। बाकी पार्टियों की बात करिए, आप क्या सोच सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी सुप्रीमो से कोई विधायक भी उनका मिल सकता है? आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में कोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात, उनकी जो एक तरफ देखा जाए जो उनकी केंद्रीय महासचिव हैं या उनके अध्यक्ष हैं, वो सुनेंगे भी क्या? किसी विधानसभा चुनाव में, किसी प्रदेश में अगर कोई विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उनका जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो इसका चयन कर सकता है? नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी में आप देखिए किसी तरीके से संवाद ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए ना कि किस तरीके से सिर्फ संवाद नहीं है, उनके साथ किस तरीके से पारिवारिक संबंध बनाने की कोशिश होती है। लोग छोटे से अगर बात की जाए, छोटे छोटे कार्यक्रम में, मैं आपको ब्रजेश पाठक की बात बताता हूँ। ब्रजेश पाठक के घर पर एक छोटा सा भी कार्ड चला जाए और उनको इनवाइट किया जाए कि किसी का बर्थडे है, उसमें आना है, वो शायद न जानते हो, लोगों से पूछताछ करके 2 दिन पहले टीम लगा करके भाई कौन है, कहाँ रहते हैं, और उस दिन वो पहुंचेंगे जरूर। तो जब आप संपर्क नहीं रखेंगे, संवाद नहीं रखेंगे, तो ऐसे में आप अपने विचार उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे? और मुझे लगता है यही ब्लॉकेज, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है बाकी पार्टियों के लिए, जहां पर बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम लगातार करती रहती है। हर वो कार्यक्रम वो करती है, चाहे वो कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो वैश्य समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सिख समुदाय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी समुदाय से जुड़ा हुआ हो, हर कार्यक्रम में शिरकत करती है, उनके बीच में जाकर के उनके बीच में अपना संवाद, अपना संपर्क स्थापित करती है। तो बाकी में और बीजेपी में तो बहुत ज्यादा फर्क दिखाई पड़ता है मुझे। जी यूसुफ, अगर ये हाल है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, तो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे ये लोग? ये जाएंगे कहाँ, ये टिकेंगे कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता टिक पाएंगे, क्योंकि कोई रणनीति इनके पास नहीं है। अपना जो सामाजिक दायरा है, वोट का दायरा, उसको बढ़ाने के लिए कोई रणनीति या कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं है। सबसे पहले तो हौसला चाहिए होता है ना। कहने का मतलब है ये तो स्पष्ट रूप से कई लोगों ने बोला भी है यूसुफ कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाई तो विपक्ष के बहुत नेता थे, वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो मान के बैठे थे कि इंदिरा गांधी ने बहुत समझदारी से फैसला लिया है, अब इमरजेंसी हटा दी है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव स्वीप कर लेगी। उनको पता नहीं था कि लोगों में इतना गुस्सा है, और उत्तर भारत में स्वीप हो गया, दक्षिण भारत में नहीं हुआ। और वो भी, उस पर भी अलग विवाद है कि दक्षिण भारत के टिकट मोरारजी देसाई ने बांटे थे और उत्तर भारत के टिकट चौधरी चरण सिंह ने बांटे थे। यही मलाल रहा चौधरी साहब को, और वो जनता पार्टी तोड़ डाली क्योंकि उसमें उनके लोग ज़्यादा थे और उसमें 80 सांसद जनसंघ के थे। बहरहाल ये पुरानी बात है, लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कई बार होता है लोग, पार्टियां जीतती हैं और उनको लगता है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पर लोग जितवा देते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जहां तारतम्य पार्टी का समाज से है और अगर आप पे हौसला नहीं है तो आप लड़ेंगे कैसे? आप सोचिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण उस वक्त नेहरू और इंदिरा को चुनौती दे रहे थे जब कांग्रेस पार्टी का देश पे वर्चस्व था। और ये 1960 की बात कर रहा हूँ, 1950 की बात कर रहा हूँ, 1971 की बात कर रहा हूँ, जब लोग कह रहे थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह की बातें हो रही थी। तब तो लोग टक्कर दे रहे थे, तब तो लोग सड़क पे आ रहे थे, तब तो लोग मधु दंडवटे से लेके, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके, सुरेंद्र मोहन से लेके, लंबा नाम है, पीलू मोदी से लेके, राजा जी से लेके, बड़ी फेहरिस्त है उन नेताओं की जिन लोगों ने चुनौती दी एक ऐसी पार्टी को जो हर स्तर पे संगठित और मजबूत थी। यहाँ आप 31% वोट शेयर लेके आते हैं और उसके बाद चुनाव ऐसा लड़ते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। एकदम शर्मनाक स्थिति है। और चूंकि 2019 में अखिलेश यादव गठबंधन का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, दलित पिछड़ों का गठबंधन, आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा उसका हुआ? 10 सीटें बीएसपी जीत गई, समाजवादी पार्टी अपनी उन्हीं 5 सीटों पर रही, आरएलडी का हाथ कुछ नहीं लगा और बीजेपी फिर जीत गई। अब बीजेपी का, एक मिनट रोकूंगा,
डॉक्टर योगेश, मैं जब उत्तर प्रदेश के चुनावों की विवेचना उमेश के और यूसुफ के साथ कर रहा था तो याद नहीं आ रहा है, हमारे साथ पैनल में एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि आज अगर किसी को पॉलिटिक्स पे होना है तो उसे पॉलिटिक्स प्लस होना पड़ेगा, सोशो पॉलिटिकल होना पड़ेगा। जी हाँ, याद आ गया, ये बद्री नारायण जी से बात हो रही थी मेरी, एक लेख लिख रहा था तो बद्री नारायण जी ने मुझसे बोला था उसको सोशो पॉलिटिकल होना पड़ेगा, पहले सामाजिक चीज़ों में घुसना पड़ेगा, जैसे उमेश बात कर रहे थे, बर्थडे एक उदाहरण दिया, फिर राजनीति करनी पड़ेगी। क्या यही फेलियर है समाजवादी पार्टी का कि एक इलेक्टोरल साइकिल से दूसरे इलेक्टोरल साइकिल में घुस जाती है, लेकिन जो सामाजिक संबंध हैं, जो चुनावों के बीच में जरूरी होते हैं रिश्तों को परिपक्व करने के लिए, जिस सामाजिक रिश्ते पे राजनीतिक ढांचा तैयार होता है, वो फेल है ही नहीं, गायब है। जो था नेताजी ने बनाया था वो खुद ही ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। योगेश, देखिए, कोई भी दौड़ जीतने के लिए सबसे पहले अपने पैरों पर भरोसा होना चाहिए, अपने से दौड़ लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ इधर समस्या ये है, खास करके अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है कि सोचते हैं कि दूसरे के सहारे हम दौड़ जीत जाए। वो कभी राहुल गांधी जी के पीठ पर सवार होते हैं, कभी मायावती जी के पीठ पर सवार होते हैं। और इस बार तो 22 के चुनाव में एक अजब ही था कि एक हाथ उनका ओम प्रकाश राजभर के पीठ पर, एक हाथ पैर उनका जो है जयंत के पीठ पर। तो ऐसे कम से कम ऐसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीते जा सकते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी प्रक्रिया निकल के आई हुई है त्याग की, जो अपने घरों पर नहीं जाते हैं। और उसका भारतीय जनता पार्टी का जड़ कहां है? भारतीय जनता पार्टी का जड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर लोगों का, आप देखते होंगे जब सुबह वो शाखा लगाने जाते हैं तो लोगों से, परिवार से मिलना जुलना, तो वो वही ट्रेनिंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर समाहित हुई रहती है। और वो जो आत्मीय संबंध जो बनाने की जो कला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है, और उससे जो बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो चीज है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो है उनके नेताओं में त्याग। वो उनके नेता जिस तरीके से अपने दूसरे नेता के लिए त्याग कर सकते हैं, ऐसा त्याग आप किसी के अंदर आप नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जिस तरीके का त्याग अमित शाह मोदी जी के लिए करते हैं, या योगी आदित्यनाथ के लिए उनके तमाम सारे जो मंत्री हैं वो करते हैं, जो विधायक हैं, विधायकों के लिए उनके कार्यकर्ता जिस तरीके का त्याग करते हैं। त्याग बोलेंगे, अनुशासन बोलेंगे, फर्क है डॉक्टर योगेश। त्याग और अनुशासन में फर्क होता है। मैं इससे थोड़ा आपसे डिसएग्री करता हूँ। ये त्याग नहीं है, अनुशासन है, क्योंकि संघ की अपनी एक परंपरा है। वो एक जिसे कहते हैं हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो सिस्टम में आउट हो जाएंगे। कल अगर नरेंद्र मोदी जी को लगा कि अमित शाह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो सारा रौला खत्म हो जाएगा, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। और हमने देखा, चाहे संजय जोशी हो या कुछ भी हो, चाहे गोविंदाचार्य हो, फर्क यह है इन राजनीतिक व्यक्तित्व जिन लोगों का आपने नाम लिया है, संगठन में रहकर ही बड़े हैं। संगठन से बाहर इनमें से कोई बड़ा नहीं हुआ। और जिसने संगठन से बाहर जाके अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि मैं बड़ा हूं, वो धराशायी हुआ है। कल्याण सिंह, उमा भारती, बीजेपी में दो बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी से अलग हटकर अपनी पार्टी बनाई, पार्टी को चैलेंज किया, और उसके बाद क्या हश्र हुआ। एक गोवा में भी थे वो जो संघ के नंबर 2 थे, उन्होंने भी किया, वो भी था। BS5 का भी हुआ। खैर BS5 ने बीजेपी को नुकसान किया, लेकिन वो 10% वोट से ज़्यादा नहीं ले पाए। क्या ये बात अलग है, लेकिन मोटी बात है कि बीजेपी तो है ही मजबूत। अब कितनी उसकी आप ताली बजाएंगे, कितना आप उसके लिए आप ढोलक बजाएंगे, कितनी आप तारीफ करेंगे, भाई वो तो है ही कि कहने का मतलब मजबूत। उसमें है डिसिप्लिन, उसके पास पैसा भी है, कहते हैं ना, साधन भी है, दिमाग भी है, रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लगातार हो रही है, एक के बाद एक जीत रही है, तो और साथ संघ का साथ भी है। आप देखिए ना, इनमें से कोई भी राजनीतिक दल जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इनके सोशल एक्शन प्रोग्राम क्या होते हैं? आप मुझे बताइए, किन समुदाय के साथ ये काम करते हैं? आपको संघ के लोग मिल जाएंगे। देखा देखी बहुत काम होता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में यूसुफ वो काम तो होता ही नहीं है। और शायद ये जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं,
हमारी राजनीति की एक अलग, जिसे कहते हैं, सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। जैसे कि जो सच्चाई 2004 में हम लोगों ने देखी जब सोनिया गांधी और कांग्रेस सत्ता में आई, ये 2009 में मनमोहन सिंह का जो रौला था, क्या था गाना, सिंह इज किंग, पसंद नहीं आ रहा था, राहुल गांधी के चहेतों को मुंह लटक जाता था उनका जब सिंह इज किंग लिखते थे, उनको लग रहा था कि राहुल। तो कहने का मतलब है कि अब राजनीति का चेहरा बदल गया है, उसका डायनामिक बदल गया है। अब लोग दूसरी तरीके से पसंद करते हैं आपके काम करने के तरीके को। अब उनको नहीं है कि भाई आप उस घर चले जाइए, आप आइए मिलने, आप बात कीजिए। तो ये जो नतीजे हैं, मुझे बतौर पत्रकार बस एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है कि चुनाव लड़ने का मादा विपक्षी दलों में अंग्रेजी में एक शब्द होता है एपिसोडिक, हो गया है। चुनाव लड़ा, घर चले गए, उसके बीच में कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, ये जो हुआ है ये केवल इसी कारण हुआ है। ये भी चुनाव थे, लेकिन कोई कैंपेनिंग हुई, लखनऊ से निकले कोई बड़े नेता निकले, आपने छोड़ दिया भैया देख लेंगे इसमें कौन माथा करे। तो भैया अब ये तो जैसे आपका विश्लेषण था कि सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, सही बात है यूसुफ, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के चुनाव सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन तो यही होता है ना कि आप ये जीत जाएं। अगर ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती समाजवादी पार्टी तो आप क्या कहते हैं, लड़के में दम है? मैंने ये बात भी कही कि भाई अगर मान लीजिए कि हम ये बात माने, डिस्ट्रप्शन तो यही होता है ना। बिल्कुल होता है, सत्ता के इर्द गिर्द होता है। तो ये सत्ता के इर्द गिर्द वाला फॉर्मूला बनारस में क्यों नहीं दिखा? बनारस में बीजेपी का उम्मीदवार एक मिनट सतपाल सैनी की बाइट सुन लेते हैं मुरादाबाद से। आज आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैं सभी मुरादाबाद बिजनौर क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के पदाधिकारी सबने मिलकर और जनप्रतिनिधि सबने मिलकर ताकत लगाई है। तो इस ऐतिहासिक प्रचंड जीत में सबका सहयोग रहा है, सबने परिश्रम किया है, सबने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मेरे पक्ष में। तो निश्चित रूप से हम जो है आने वाले समय में और बेहतर तरीके से क्षेत्र का विकास सबके सम्मान के लिए बिना भेदभाव के काम करेंगे। सर, समाजवादियों का कहना है कि सत्ता का चुनाव है और जो सत्ता होती है वही लोग जीतते हैं, क्या कहेंगे? उनको लगता होगा, आपने भी लगता होगा, लोकसभा क्षेत्र में आप घूमे होंगे, किसी भी जिले में झूले होंगे, तो हर वर्ग में स्वीकार्यता थी, हर जाति वर्ग के लोग पहले से प्रसन्न थे। आप कैमरा घुमाएंगे पूरे क्षेत्र में तो प्रसन्नता की कितनी लहर थी पहले से। तो इसलिए ये कहना उनका गलत है कि सत्ता का सभी नहीं, अब सत्ता का होगा तो बहुत सारे अब वो ये महसूस करेंगे कि मुस्लिम वर्ग का कितना मुझे वोट मिला है, कितने वोटों से जीत हासिल की? मुस्लिम वर्ग का कितना मुझे वोट मिला, तो अभूतपूर्व समर्थन मिला मुझे, 90% मेरे को ही मिला है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक या सत्ता के हिसाब से, अगर राजनीतिक दल के कहे जाए तो वो वोट अपना मान के चलते हैं, लेकिन मेरे को ऊपर उठ के राजनीतिक दल से भी ऊपर उठ कर लोगों ने मत दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। तो बड़ी मात्रा में सभी जाति बिरादरी धर्म का वोट मिला है, उसी के कारण ये प्रचंड जीत मिली। एमएलसी आप चुने गए हैं कि कौन से वो मुख्य कार्य हैं वो जो आप करेंगे? हम विकास को प्राथमिकता देंगे। हमारी जो प्रदेश और केंद्र की पूज्य योगी जी की, माननीय मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं का नीचे तक उतारने का, सबको पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। और विकास के जो एजेंडा है हमारा, प्राथमिकता उसमें संकल्प है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। देखिए, ये विधान परिषद का चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद भाई लल्लू सिंह, अध्यक्ष भाई संजीव सिंह और अयोध्या के महापौर, इन सारे लोगों कार्यकर्ताओं को, हमारे बीडीसी सदस्य प्रधान भाइयों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सहरा जाता है। उन्होंने अथक प्रयास करके अयोध्या और अम्बेडकर नगर में एमएलसी के चुनाव का ये परचम जो लहराया है, निश्चित तौर पर ये सब बधाई के पात्र हैं और मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा। 1600। अब हमारे अध्यक्ष जी तो बताएंगे, हम तो थे नहीं। तो यूसुफ, मैं यही मैं तुमसे कह रहा था कि पॉलिटिकल डिसरप्शन क्यों नहीं कर सकते ये लोग। राजस्थान का उदाहरण दिया मैंने आपको, जगन मोहन रेड्डी ने पॉलिटिकल डिसरप्शन किया, घाट घाट का पानी पी के। पेमा खांडू ने अपनी तरफ से पॉलिटिकल डिसरप्शन किया ना। पॉलिटिकल डिसरप्शन शिवसेना ने किया ना। कोई सोच सकता था? शरद पवार करते रहते हैं, फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। जब मुंह बनाया उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे, मातोश्री ने गए थे बीजेपी के नेता, तो क्या किया था उन्होंने? आउटसाइड सपोर्ट दे दिया था बीजेपी को, हार के आना पड़ा शिवसेना को। पहली सरकार में फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री, पलट दिया सत्ता।
तो भैया अब जो बड़े नेता हैं, जो सो कॉल्ड जिसे कहते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन क्यों करते हैं? केवल ट्विटर पे ही क्यों डिस्ट्रप्टिव है? देखिए, ये इन लोगों को क्या है कि इन्हें जो पार्टी मिली है, पार्टी की कमान इन्हें विरासत में मिली है, गिफ्ट इन्होंने, हाँ गिफ्ट मिला है, ऊपर से आया गिफ्ट में पार्टी मिली है। इन्होंने उस चीज को कमाया नहीं, अर्जित नहीं किया। आपने 2-3 नाम लिए, आपने नाम लिया जगन मोहन रेड्डी का जी। जगन मोहन रेड्डी के फादर YSR रेड्डी जब एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उनकी मौत हुई, अरे ममता है, हाँ वही मैं कह रहा था, उससे पहले ममता बनर्जी को आप देखिए, ममता बनर्जी का कांग्रेस आला कमान से कितना टकराव रहा और किन परिस्थितियों में उसने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, और फिर पार्टी बनाने के कुछ दिन बाद ही वो हालात आए कि कांग्रेस को उनके अंडर में जूनियर पार्टनर की तरह पश्चिम बंगाल में काम करना पड़ा। जब पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, तब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हम अपना नेता मानते हैं। यही चीज़ शरद पवार ने महाराष्ट्र में करके दिखाई। कांग्रेस से जब वो अलग हुए तो उन्हें कहा था ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन्हें चूंकि विरासत में एक बड़ी पार्टी मिली और उन्होंने इस बड़ी पार्टी को इतनी सी छोटी सी पार्टी बना दिया, क्योंकि इनका विज़न ही इतना छोटा सा है। कोई भी आदमी उतना बड़ा बनता है अपने विज़न से बनता है बड़ा। जब तक आप बड़ा विज़न नहीं लाओगे, आप नरेंद्र मोदी को देखिए, नरेंद्र मोदी किस तरह से आज से 2000 के आसपास एक छोटे से कमरे में बीजेपी कार्यालय में बैठते थे, और चूंकि मीडिया के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं रहता था, न वो प्रवक्ता थे, कम मिलते थे, तो एक छोटा सा कमरा, उन्हें बहुत छोटा सा कमरा मिला हुआ था, कभी कभार भी बैठते थे। लेकिन उन्हें जैसे मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का 2001 में, उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी ग्रो किया, अपनी ब्रांडिंग की, प्रदेश को अपना ग्रो किया। 2007 का जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया, उससे उन्होंने एक अलग छवि बनाई। तो एक नई चीज़ लेकर के आते हैं। हर चुनाव, 2002 का चुनाव उन्होंने एक अलग मुद्दे पे लड़ा, 2007 का चुनाव उन्होंने एक वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे लड़ा, 2012 में उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे हो बल्कि देश का अगला प्रधानमंत्री चुन रहे हो। तो ये जो एक वेरिएशन है, आगे बढ़ के नए मुद्दों को खोजना, उसे पब्लिक तक पहुँचाना, वो चीज़ इन लोगों में नहीं है। ये एक ही चीज़ पे अटके पड़े। अब अखिलेश, डिस्कशन में पहले भी हमने ये बात कही थी कि अखिलेश यादव घुमा फिरा के कौन सा फार्मूला निकाल के लाए, जो 90 के दशक में काशीराम दिया करते थे, 85 बनाम 15, उसके जवाब में जब योगी जी ने 80 बनाम 20 की बात की, तो ये 85 बनाम 15 पे अटके हुए थे। यानी 1900, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। 2021 में, यानी 21वीं सदी के 20 साल गुजरने के बाद अखिलेश यादव पिछली सदी के एक दशक पहले की बात कर रहे थे। तो अगर आप सोच में इतनी पीछे हैं तो आगे कैसे जा पाएंगे? राजनीति में जब तक आप नए आइडिया नहीं लाएंगे। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव को अम्बेडकर जी की भी याद आ गई थी, उनके अम्बेडकर जी की भी याद आ गई। तो ये सब चीज़ें हारने के बाद, या अच्छा चलिए अम्बेडकर जी की याद भी आई, तो क्या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी में कोई एक भी दलित चेहरा, कोई बड़ा दलित चेहरा ला पाए? मुलायम सिंह के ज़माने में भी समाजवादी पार्टी में दलित चेहरा नहीं था। बताइए आप कौन था वहाँ? मुसलमान के नाम पे आजम खान थे, कुर्मियों के नाम पे बेनी प्रसाद वर्मा थे, आपके ब्राह्मण के नाम पे जनेश्वर मिश्र थे, ठाकुर के नाम पे अमर सिंह थे, और कुछ एक दो नेता और अलग अलग जातियों के थे, लेकिन दलित चेहरा कोई नहीं था। तो जब आप पूरे समाज को का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते हैं तो पूरा समाज आपको कैसे वोट देगा? उसके जवाब में जो बीजेपी के पास, मैं मानता हूँ 2014 में जो नारा दिया नरेंद्र मोदी ने, सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूँ कि उस वक्त तक और अब तक ये पूरे समाज को एकजुट करके एक साथ वोट लाने का सबसे बड़ा नारा है। अब अगर किसी को नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, वो इससे बड़ा नारा देना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जब सबका साथ सबका विकास 2019 में उन्होंने जोड़ दिया, सबका प्रयास सबका विश्वास, है ना। अब जब सब उसके अंदर शामिल हो गए तो अब आप खानों में बैठ के कैसे राजनीति करके उसे जीत? बहुत महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर योगेश। जो यूसुफ कह रहे हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शनल पॉलिटिक्स। उन्होंने एकदम बहुत ही बड़े, जिसे कहते हैं बड़े मुद्दे को बड़े सरल शब्दों में समझा दिया है कि जब नरेंद्र मोदी एक बड़े तबके से जुड़ गए हैं, उनके सामने अगर आप समाज के टुकड़े टुकड़े वाली पॉलिटिक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा यहाँ से जोड़ा, थोड़ा सा यहाँ से जोड़ा, थोड़ा सा वहाँ से जोड़ा, जो लिबरल पार्टी से जुड़ी हुई राजनीति है पूरी दुनिया में वो मॉडल फेल हो गया है। तो जब तक आपकी राजनीति की कल्पना दोबारा से बनेगी नहीं, तब तक चुनाव क्या, आपका राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहेगा। बिल्कुल अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपने पैरों में जान होनी चाहिए।
आपके अपने पैरों में जान नहीं है। आप अभी 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 जैसे ही चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उनके ट्विटर पर एक लिखाया सामान्य सी चीज है, वो अपनी गलतियों को नहीं वो तलाशेंगे कि हमसे कहां गलतियां हुई और किन घोड़ों के ऊपर हमने दाव लगा के रखा हुआ था, जो दौड़े ही नहीं इस पूरी दौड़ में। ये जो दौड़ शुरू हुई, दौड़े नहीं, वो उदाहरण नहीं लेंगे कि अभी बिहार के अंदर भी चुनाव हुआ है। बिहार के अंदर के अभी चुनाव में आप देखेंगे, यही सेम चुनाव अभी बिहार में हुआ, जिसमें 6 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटें जीतने का काम किया, कांग्रेस ने भी 1-2 सीटें वहां जीती। तो आज सवाल यही है कि अखिलेश यादव अपने पैरों पर अब ताकत नहीं, उनको अपने पैरों पर भरोसा नहीं है, उनको दूसरों के पैरों पर भरोसा है। सही बात है, बात तो सही कही योगेश जी ने, पहले भी बात कही थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बात ठीक है कि अपने पैरों में अगर पैर कमज़ोर लग रहे हैं तो उन्हें मजबूत करने में टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने गठबंधन किया है तो गठबंधन स्थायी होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए केरल में और पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट पार्टी का गठबंधन था, तो लेफ्ट पार्टी CPI से टूटकर ही CPM बनी थी और RSP और फॉरवर्ड ब्लॉक अलग थी। अकेले CPM का बहुमत हुआ करता था, लेकिन वो बाकी पार्टियों को साथ रखते थे और इस गठबंधन ने 25 साल से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में राज किया। केरल में एक बार कांग्रेस, एक बार वामपंथी दल रहे। तो यहाँ जो अखिलेश यादव का अभी मौजूदा गठबंधन है, पश्चिम में जयंत के साथ वो हैं और पूरब में राजभर के साथ वो हैं, तो क्या ये स्थायी गठबंधन है? क्या इस गठबंधन के साथ दायरा बढ़ाकर और कुछ अपनी पार्टी में अलग दूसरे जातीय वर्ग के नेताओं को उभार के क्या वो एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं? तो ये एक सवाल है, क्योंकि देखिए जयंत यादव ने भले ही ये बात चुनाव में कह दी हो, सामने कोई चवन्नी थोड़ी को साहब उछल के चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप कोई सम्मान में, किसी के सम्मान में गुस्ताखी ना करते हुए पूछा जाए तो क्या इनसे पहले जो बार बार बीजेपी में जा रहे थे, कांग्रेस में, क्या वो चवन्नी थे? भाई ये तो इतिहास रहा है ना RLD का, कि कभी बीजेपी के कोई पार्टी जिन्होंने गठबंधन उन्होंने छोड़ी, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कल आगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की कोई गारंटी नहीं है, अगर वो साथ छोड़ के चले जाते तो अखिलेश के पास क्या है? तो योगेश जो कह रहे हैं ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने पैरों पर भरोसा नहीं करते, आपने अपने पैरों को कमज़ोर मान लिया है, तो आप उन्हें मजबूत कीजिए। और मजबूत करने का तरीका वही है कि जो मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि सांप और नेवले को एक छबड़ी में पालने की कला सिर्फ मुलायम सिंह यादव जानते थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमर सिंह उनके साथ है। अमर सिंह ने मुलायम सिंह के जितने नज़दीकी नेता थे सबका जीना हराम कर दिया था। आज़म खान से उनकी बनती नहीं थी और उन्हीं मुलायम सिंह ने जयप्रदा को उतारा रामपुर से लोकसभा में और आज़म खान को उन्हें जीत के लाने की जिम्मेदारी सौंप दी और आज़म खान ने जयप्रदा को जितवाया चुनाव। क्यों उमेश? और वापस जुड़ गए उमेश, हम चर्चा ये कर रहे थे, तो वो कला अखिलेश यादव में नहीं दिखती है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कला नहीं है अखिलेश यादव में। जी बिल्कुल, यूसुफ जी जैसे कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। देखिए रामपुर की अगर बात की जाए तो उसको हम लोग रामपुर की शोले बोलते हैं, पॉलिटिकल तौर पर कहा जाता है रामपुर की शोले। वहां पर सिप्पी साहब के तौर पर मुलायम सिंह यादव थे, मतलब डायरेक्शन उन्हीं का रहा करता था। कभी आजम नाराज हुआ करते थे, लेकिन कभी अमर सिंह नाराज हुआ करते थे। न आजम साहब अमर सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, अमर सिंह कई इस तरह की बातें आजम खान के बारे में भी कहा करते थे। लेकिन नेताजी कहते थे कि घर परिवार की बात है, जिस दिन मैं बोलूंगा दोनों मेरी बात मान लेंगे। अब उसको बोलने में वक्त लगता था क्योंकि उसको वो महसूस करते थे, भांपते थे कि इससे क्या बात करनी है। तो एक जो मैनेजमेंट उनके अंदर था, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो कई बार वो अखिलेश यादव को भी डांट दिया करते थे। कई बार कार्यकर्ताओं की चीज, जो कार्यकर्ताओं के अंदर संतोष था, उसको अपनी जुबानी वो बयां कर देते थे अखिलेश यादव को, और कार्यकर्ताओं को लगता था नहीं हमारे गॉडफादर अभी हैं और हमारे गॉडफादर हैं तो इनको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो एक वो जो संतुलन बनाना, एक वो जो मैसेज देना कार्यकर्ताओं को, मैसेज देना बंद हो गया है अब। तो अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताऊं, हालांकि ये आंकड़े की बात होगी, लेकिन आज जिन 36 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिन 36 सीटों के परिणाम आए हैं, तो दूसरे नंबर की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है वोट पाने के मामले में। जी हाँ, क्योंकि बाकी तो निर्दलीय जीते हैं। तो समाजवादी पार्टी को अब सोचना पड़ेगा इन 36 सीटों के चुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी, अगर आप खुद सोचिए ना, राजा भैया अगर नाराज ना होते तो आज सीट किसके पास होती?
आधी सीट समाजवादी पार्टी के तो पास उसका मोटी बात है कि अखिलेश यादव ने अपनी ताकत को मिसजज कर लिया था पहले, और चुनाव के टाइम पे रिश्ते इतने खराब हुए, उसका नतीजा अब यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जिस दौर में राजनीति के अभी हैं और उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं, वहाँ अखिलेश यादव लोगों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। ये उनकी पार्टी के लिए और ख़ुद उनके अपने राजनीतिक करियर के लिए नुकसानदेह है। ऐसी पोजीशन में तो उन्हें जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाकर अपने साथ लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो लोगों को नाराज़ करके अपने आप से दूर उन्हें कर रहे हैं। तो ये जो उनकी आत्मघाती राजनीति है, ये जैसे योगी आदित्यनाथ ने अभी चुनाव के नतीजे आने के बाद 2-3 मौक़ों पर कहा कि समाजवादी पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और प्रचंड बहुमत से वो जीत कर आए हैं, वो ये बात कहते हैं, लेकिन जो वो बात कहते हैं हम तो पत्रकार होने के नाते उसे परखेंगे ना। तो परखने से पता चलता है कि जो नकारात्मक राजनीति है ये भाई, आपने चुनाव से पहले शिवपाल यादव को माना कि भाई अगर चाचा नाराज़ रहेंगे तो ये हमें कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने बुला के उनसे समझौता किया और वो मान गए, एक सीट पर ही मान गए, और चुनाव के बाद आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो नहीं कि एक चीज़ पर्सनल ब्रांडिंग है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए आप योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, चाहे बुलडोज़र बाबा बोलिए, चाहे आप ये बोलिए कि भाई ठाकुरवाद है, या आप चाहे बोल दीजिए कि आप वो गोरखनाथ मठ के वो स्पिरिचुअल हेड हैं, या आप कह दीजिए टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या कह दीजिए कि वो हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं नए, कुछ भी है, लेकिन आप जानते हैं कि योगी को वोट करेंगे तो ये बटन आप सारे दबा देंगे। अखिलेश का ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश क्या है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है अभी। उमेश देखिए, नहीं क्लैरिटी है, इसी वजह से बाकी लोग अलग जा रहे हैं। ये भी समझिए आप, आज एमएलसी की जो लिस्ट है, जो उनके प्रत्याशी लड़े हैं, उसमें देख लीजिए आप किस वर्ग के, किस समुदाय के, किस जाति के कितने प्रत्याशी हैं। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की छवि हो सकता है कि लोग अलग अलग हिसाब से उसकी परिभाषा लिखे हैं, लेकिन एक चीज तो है, वो कर्मठ है, काम करते हैं, ईमानदार है, 24/7 वो अपनी पार्टी की नीतियों को, अपने सरकार के कार्यक्रम को लागू करते हैं। ये भी बात सही है, तो जिद्दी हैं, और कई बार जिद के चलते ही काम में उत्तर प्रदेश में हो पाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की बात की जाए तो पुरानी ही है, टालने वाली नीति। जैसा कि कई बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर जो नेता हैं ना करना सीख लें और अधिकारी हाँ करना सीख लें, तो ये तो कम से कम सिखाया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने। वो थोड़ा जिद्दी हैं, वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक काम कराते हैं कि भाई इतने दिन में ये काम का। अभी देखिए, परसों वो गए थे गोरखपुर, वहां पर गोरखपुर जाने के पहले, वो मठ में जाने के पहले वहां पे एक आयुष विज्ञान संस्थान में गए, और वहां जाने के बाद बोला कि 3 महीने के अंदर, अगर 2 महीने के अंदर प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ी तो 3रे महीने मुकदमा दर्ज होगा सीधे इसमें। उमेश, इसका कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी के अंदर संगठन में, एमएलएज में, क्योंकि हैं तो अकेले वो, सबको तो कर रखा है साइडलाइन। ये बिल्कुल पड़ रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे। अभी तो अलग अलग, देखिए चाचा की बात अभी तक आ रही थी, आजम खान साहब की बात आ रही है, तमाम लोग और भी हैं, तमाम लोग और ऐसे भी हैं जो इस बार टिकट नहीं पाए हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं जिनको टिकट नहीं मिला था। और पूर्वांचल की बात की जाए, जहाँ पर नेताजी की पैठ हुआ करती थी, शिवपाल यादव की पैठ हुआ करती थी, अच्छा खासा उनको समर्थन, खास करके गाजीपुर, मऊ की, आजमगढ़ की बात की जाए, वहाँ मिलता था। तमाम नेता ऐसे हैं जो कि हाशिए पर वहाँ पर चले गए हैं, तो उन सबको नाराज किया। हालांकि उनकी आवाज इतनी सुनी नहीं गई, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े नेता के तौर पर, बड़े विपक्षी नेता के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, भीड़ जुट रही थी, तो उनको नजरअंदाज किया गया। लेकिन परिणाम क्या रहा? अब परिणाम आने के बाद भी आप देखिए किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। तो जब देखिए सवाल एक बार उठता है ना, कोई एक सवाल उठता है ना, तो उस पर 10 सवाल और उठने लाजमी रहते हैं। अब लोगों के मन में है, आप देखिए, अब इसको लोग कह सकते हैं कि आजम खान साहब नाराज हैं, लेकिन आजम खान साहब ही नाराज नहीं है, तमाम और लोग भी। आप देखिए, शफीकुर रहमान वर्ग जी का आपने बयान सुना, तमाम और लोग हैं, क्योंकि दौर है नाराजगी का। आप लोगों से आप बात करेंगे तो अपनी नाराजगी वो स्पष्ट तौर पर दर्ज कराएंगे। अभी तक तो इस तरह कोई बात नहीं हो रही थी। यूसुफ कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी जो आपने उमेश से बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का जब आप नाम लेते हैं तो एक जहन में तस्वीर उभरती है कि भाई योगी आदित्यनाथ मठ के एक मठाधीश हैं, या क्या बोलते हैं उसको, और मुख्यमंत्री तो हैं ही, बुलडोज़र बाबा, विकास, ये सारी चीज़ें उभरती है। आपने पूछा अखिलेश के पास की यूएसपी क्या है, तो अखिलेश की आज भी यूएसपी एक ही है कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, उनके चाचा उनसे नाराज़ हैं। तो जो प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में बोला करते थे कि ये घोर परिवादी वादी लोग हैं, तो जैसे आप अखिलेश का नाम लेते हैं तो वो
चस्पा हुआ आरोप एक नज़र आता है। कि बात तो यही चल रही है ना कि भाई चचा नाराज़ हैं, आजम खान नाराज़ हैं, ये नाराज़, तो वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं साहब, इस सभा नकारात्मक राजनीति करती है। तो अगर उस अखिलेश यादव के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता, उन्हीं के करीबी लोग, ऐसे लोग जो उनके पिता के ज़माने में पार्टी का मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, वो अगर अखिलेश यादव से नाराज़ है तो यही तो नकारात्मक राजनीति है। क्योंकि चचा नाराज़, कल हमने बात की, चचा भी नाराज़, चचा भी नाराज़। उसके बाद आप चुनाव भी हार गए। उसके बाद आपके साथ जितने और चाचा हैं वो भी चुपचाप हैं। तो इस चचा, चाचा, अदर चाचा जो भी हैं, आपको लगता है कि इनका पुनर्गठन हो सकता है, एक जिसे कहते हैं अलाइनमेंट हो सकता है? उमेश, मुझे नहीं लगता। देखिए, चचा नाराज हैं, बुआ भी नाराज है और तमाम फूफा भी नाराज हैं। हाँ, बुआ भी नाराज। और ये नाराजगी जो है, बुआ भी नाराज है। योगेश जी, आप क्या बोलेंगे? चचा, चाचा, अदर चाचा और बुआ। योगेश जी, आप बोलिए। और फूफा तो नाराज। देखिए, अखिलेश यादव पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। वो योगी आदित्यनाथ से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोरखनाथ का मठ उनके 24 घंटे आम जनता के लिए खुला हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए खुला हुआ है। सुबह 4 बजे से लेकर और जब तक वो ऊपर अपने शयन कक्ष में नहीं चले जाते हैं, उनके सामने इतना बड़ा आबा काबा होने के बावजूद भी कोई भी उत्तर प्रदेश का आम जनता अगर मिलना चाहे तो बड़े आसानी के साथ मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद तमाम सारे लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो पूर्व विधायक रहे, सांसद रहे, वो महीनों भर अखिलेश यादव से नहीं मुलाकात कर पाते, जवाब नहीं आता। तो ऐसी दशा में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मठी व्यक्ति के सामने जितना भी समाजवादी पार्टी के गुब्बारे में जितनी हवा थी वो 22 में निकल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को आने वाला वक्त, आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई एक दूसरा नया विपक्ष खड़ा होगा, नए लोग खड़े होंगे, और राजनीति में सत्ता और विपक्ष रहती है। अभी तक के जो हालात हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, उसके नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगे, और दूसरी तरफ एक नए विपक्ष के बनने की कवायद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। जी, और आखिर में इस प्रोग्राम को मैं क्लोज करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूं, और यूसुफ आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद उमेश, और उसके बाद योगेश जी के पास जाऊंगा। अगर यही हाल अखिलेश यादव का है तो आपको क्या लगता है इनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या जगन मोहन की तरह एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बनकर उभर पाएंगे, या उन तमाम डायनेस्ट की तरह हो जाएंगे जो आए, पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद वो फेड आउट हो गए, पिताजी ने मंत्री बनाया और उसके बाद फेड आउट हो गए? देखिए कार्तिकेय, हमारे देश में का दुनिया भर में कि जैसे राजनीति है या फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक ओपन फील्ड है। यहाँ जो परफॉर्म करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है भाई, आप अपने बेटे को अपना पैसा लगा के फिल्म में लॉन्च कर सकते हो, लेकिन चलेगा वो तभी जब उसके अंदर दमखम होगा। कुमार गौरव इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। जुबली कुमार के बेटे 1981 में लव स्टोरी बना के उनके पिताजी ने लॉन्च तो कर दिया उन्हें, लेकिन उनके अंदर दमखम नहीं था, वो नहीं चल पाए। सुनील दत्त ने अपने बेटे को लॉन्च किया, संजय दत्त को, एक ही फिल्म बनाई रॉकी, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म उसके लिए नहीं बनाई, लेकिन वो अब तक चलता चला आ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत टॉप पे नहीं रहा, लेकिन संजय दत्त चलते चला रहे हैं, सनी देओल भी चलते चले गए। लेकिन अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक, आप भी अमिताभ बच्चन के बेटे के नाम से पहचाने जाते हैं। राजनीति में वही हाल अभी अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में है कि वो मुलायम सिंह के बेटे के नाम पर ही पहचाने जाते हैं। अगले 5-10 साल तो मुझे उनका कोई ये भविष्य नज़र नहीं आता कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उतनी सलाहियत नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी को जिस 225 सीटें जीतकर मुलायम सिंह यादव ने अपने नाम पे मिले जनादेश को अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया था, और उसी से चचा नाराज़ हुए थे। मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश के चचा नाराज़ हुए थे, और वो नाराज़गी पूरे 5 साल चली। उस 5 साल में जो अंदरूनी डेंट पार्टी को हुआ, उस डेंट से पार्टी उभर नहीं पाई। उस 225 सीटों को अखिलेश यादव 44 सीटों तक समेट लाए थे, और अब बढ़ा के बड़ी मुश्किल से 125 सीटों के आसपास तक पहुंचा पाए हैं। लेकिन जो वोट का डिफरेंस है, बीजेपी जिस तरह से काम करती है, जैसे गुजरात में बीजेपी 50% वोट पे आके बैठ गई है, अब कांग्रेस कितना भी सर मार ले उसको नहीं छू पाती। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का टारगेट वही है
कि इस 42% में हम 7-8% और जोड़ के 50% पर अगर बैठ जाएं तो 50% कहाँ से आएगा? वो जो 32 या 32% अखिलेश का वोट है समाजवादी पार्टी का, कुछ इसमें से टूटेगा, कुछ मायावती का टूटेगा। यही इन्हीं के पास वोट है अभी, तो कांग्रेस वगैरह के पास तो रहा नहीं है। तो अगर शिवपाल यादव को बीजेपी अपने साथ ले लेती है तो 2-4% वोट तो शिवपाल यादव लेकर जाएंगे। इसके बाद जो बीजेपी मुस्लिम समुदाय में सेंध लगा रही है, अभी 2 MLC ने कहा, बिजनौर से जो जीते हैं उन्होंने कहा और जो मेरठ से जीते हैं उन्होंने कहा कि भाई इन इलाकों में करीब 1000 वोट समाजवादी पार्टी का था जो चुने हुए मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हों या ग्राम प्रधान हो या चेयरमैन हो या सभासद हो, उनका वोट भी उनको मिला है, बीजेपी को मिला है, उन्होंने दावा किया। तो 2019 में उमेश साहब अपना क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 साल अखिलेश यादव उमेश साहब अपना कुछ हाथ बनने वाला है। उमेश अपना आप क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं जो यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य में जो बात होती है उसमें जयंत चौधरी के तौर पर देखा जा रहा है अखिलेश यादव को। देखिए, चुनाव हो गए, अब तक जो चेहरे आपके सामने थे, कौन आपका दुश्मन है कौन दोस्त है, वो मुखौटे आपके सामने थे। लेकिन अब आपको जब चुनाव खत्म हो गया है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका असली दुश्मन कौन है, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। अब ये बात केवल ओम प्रकाश राजभर या अदर लोगों की बात नहीं है, शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव की बात नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा, अब पार्टी हित के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेता हैं, आप सरकार के चीजों पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टी की जो अंदरूनी चीजें हैं उसको भी दुरुस्त करनी पड़ेगी, उसको भी डायग्नोज करना पड़ेगा और बहुत सादगी के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस मूड में आप नहीं है कि आप कोई रिस्क ले लें। जैसे कि आजम खान की बात करें, जिस तरह से वो नारा चल रहे हैं, आजम खान आपको पता होगा 2009 में पार्टी से बाहर कर दिए गए थे, रामगोपाल जी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे कभी नेताजी के वक्त पर। नेताजी ने खुद अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया था, उनको हटा दिया था। तो मेन चीज ये है कि जब आप पार्टी संभाल रहे हैं तो इन सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, किन चीजों को आप एसोसिएट कर रहे हैं, किन चीजों को आप अपने पास लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए, चुनाव नहीं है कि कौन भाषण दे रहा है उस भाषण का आपको जवाब देना है। आप जो आपके अंदर से सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा और उस हिसाब से एक्शन करना पड़ेगा। अखिलेश जी, योगेश जी अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए। योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ गया है। अनडाउटली बहुत बढ़ गया है और बहुत ही संक्षेप शब्दों में अगर कहूं कि अखिलेश यादव मुगल सल्तनत के बहादुर शाह जफर घोषित होने वाले हैं। उनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ जैसे कर्मठी व्यक्ति से लड़ पाना उनके बूते की बात नहीं है। और खास करके ये विधान परिषद का चुनाव दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी कि केवल साहब हम विपक्ष के लोग हैं तो पर्चा भर के अपना काम निपटा लेंगे। योगी आदित्यनाथ से लड़ पाना उनके कुबत की बात नहीं है। और सवाल जहां तक है समाजवादी पार्टी का, वो अपने अब अंतहीन की तरफ वो चलनी शुरू हो चुकी है। और अब मैं अन्य उमेश भाई के बात से मैं सहमत हूं कि नए जयंत चौधरी के रूप में अखिलेश यादव आने वाले वक्त में घोषित होंगे। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश, किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश चुनाव के जो नतीजे आए हैं, और सुबह 8 बजे से आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है, किस तरीके से अखिलेश यादव का कद घटा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज साफ किया है कि हर चुनाव को वो ऐसे लड़ते हैं जैसे उनका यह आखिरी चुनाव है। तो इसकी एक सीख बड़ी है कि अगर आप पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं करेंगे, अगर आप हर चुनाव को संजीदगी से नहीं लेंगे, तो आपका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। इस एग्ज़ाम में अखिलेश यादव को 100 में से 0 मिले हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा प्रसारण।